नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज मैं पुनः आपके सामने प्रस्तुत हूँ और पता है आज का टॉपिक क्या है? आज हम किस बात को लेकर चर्चा करने वाले हैं? तो बच्चों, पिछली कक्षा में मैं आप लोगों के साथ बहुत सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की चर्चा की थी। मैंने आप लोगों के साथ साझा की थी जो आपको आपके आने वाली भावी जो भी परीक्षाएं होंगी उसमें वो मदद करेंगी। तो उसी के साथ उसी की एक कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं फिर से प्रस्तुत हूँ। तो बच्चों, आखिर हमारा ये जो पिछली कड़ी हमने समाप्त की थी वो क्या थी? वो थी 1950 से 1990 के बीच जो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था की जो चहल पहल हुई या उथल पुथल हुई उसी के बारे में हमने चर्चा की। तो आज जो हम आगे बढ़ने जा रहे हैं उसी चैप्टर के और भी कुछ एमसीक्यू के साथ। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग अपने वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, औद्योगिक क्षेत्र एवं कृषि क्षेत्र है क्या है? क्या वो एक दूसरे को आर्थिक संबंध नहीं रखते हैं? क्या वो एक दूसरे के पूरक हैं या वे एक दूसरे के स्थानापन्न हैं या एक दूसरे के साथ प्रतियोगिता करते हैं? यह हमारा पहला प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न है कि योजना का वर्ष 1983 से 84 को हम क्या मानेंगे? क्या पहली हरित क्रांति मानेंगे, दूसरी हरित क्रांति मानेंगे या तीसरी हरित क्रांति मानेंगे या कृषि का विस्तार मानेंगे? तो बच्चों चलिए अब हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। आपका प्रश्न है कि भारतीय औद्योगिक क्षेत्र और कृषि एक दूसरे के क्या हैं? तो बच्चों, आपको अपने दिमाग में थोड़ी सी जोर डालनी है तो आपको पता चलेगा कि जो हम एग्रीकल्चर की बातें कर रहे हैं और जो इंडस्ट्री सेक्टर की बातें कर रहे हैं वो एक दूसरे के क्या हैं? बिल्कुल बच्चों, ये एक दूसरे के पूरक हैं। क्यों पूरक हैं? क्योंकि हम जो इंडस्ट्री और जो एग्रीकल्चर सेक्टर है दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। उसके बिना कोई वो कार्य कर ही नहीं सकते। कैसे? कोई इंडस्ट्री की बातें कर रहे हैं तो उसे क्या चाहिए? कच्चा माल चाहिए। और वो कच्चा माल उसे कहाँ से मिलता है? उद्योग से मिलता है। और यदि हम कृषि तकनीक की बातें कर रहे हैं तो वो कहाँ से मिलेगा? कृषि में जो तकनीकों का प्रयोग किया जा रहा है उसका निर्माण कहाँ होगा? उसका निर्माण औद्योगिक क्षेत्र में होगा। तो बच्चों, हमारा जो अगला प्रश्न है कि योजना का वर्ष 1983 से 84 जो माना गया वो कौन सी क्रांति मानी गई? तो बच्चों, आपको अच्छी तरह से याद है कि हमारे देश में लगभग 1965 या 66 के समय क्या प्रारंभ हुआ? हरित क्रांति। तो उसका कौन सा चरण आया आगे, हम और फिर उसके आगे कौन से फेज पे काम किए तो वो कहा जाएगा कौन सी क्रांति? चलिए उत्तर की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। तो हमारा उत्तर है, दोनों प्रश्नों का देखते हैं कि औद्योगिक क्षेत्र एवं कृषि क्षेत्र क्या है? एक दूसरे के पूरक हैं। और योजना वर्ष जो 83-84 मानी जा रही कही जा रही है वो कौन सी काल कही जाती है? उसे हम लोग दूसरी हरित क्रांति कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। उद्योगों को कुशल बनने से किसने रोका? क्या शुल्क लगाने ने रोका, क्या कोटा ने रोका, या परमिट लाइसेंस राज ने रोका, या नई आर्थिक नीति ने रोका? अगला प्रश्न है, किस अनुसूची में उन उद्योगों को शामिल किया गया जिसका स्वामित्व विशेष रूप से राज्य के पास हो? तो बच्चों, ये दोनों प्रश्न उद्योगों से संबंधित है। हमारा पहला प्रश्न कह रहा है कि उद्योगों की कुशलता को आगे बढ़ने से किसने रोक दिया? क्या जो उस पर टैक्स लग रहा था, या उसके आयात के सामान और निर्यात के सामान पे जो एक सीमा बांधी जा रही थी, कोटा, वो थी, या जो एक लाइसेंस राज का एक सामना करना पड़ा था उद्योगों को, या नई आर्थिक नीति थी? तो आप इसके बारे में विचार करिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। हमारा प्रश्न है कि उद्योगों को, आप लोगों को मैंने 1956 की जो औद्योगिक नीति आई उसके अंतर्गत मैंने बताया कि जो उद्योग हैं उसको कैटेगरी वाइज बांटा गया था। तो उस कैटेगरी वाइज में क्या थे, कौन से कैटेगरी में कौन आ रहे थे? तो आप लोग इसे याद करें कि क्या था वो कैटेगरी, कितनी थी? 3 थी। और कौन किसके किसके स्वामित्व के आधार पे थी? तो चलिए उत्तर की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा उत्तर है कि उद्योगों को कुशल बनाने से किसने रोका? लाइसेंस राज ने, क्योंकि लाइसेंस लेना बहुत कठिन हो रहा था जिससे बहुत सारे उद्योग आकर कार्य करना नहीं चाह रहे थे। अगला है कि राज्य की को
के अंदर यानी सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन से उद्योग आ रहे थे, यानी उसको किस कैटेगरी में रखा गया था, तो उसे कैटेगरी ए में रखा गया था। और आप लोगों को याद भी होगा कि उसके अंदर कितने उद्योग आए, चलिए मैं बताती हूँ। उसके अंतर्गत 17 उद्योगों को रखा गया था। चलिए आगे के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कृषि सहित कच्चा माल कौन प्रदान करता है, यानी कृषि जो है, इन जो ऑप्शन है हमारे पास, इनमें से कपास एक कच्चा माल है, गन्ना एक कच्चा माल है, या तेल के बीज कच्चे माल है, या सभी कच्चे माल है। और अगला है कि केंद्रीय चावल अनुसंधान की स्थापना कहाँ स्थित है, कानपुर में है, बेंगलुरु में है, कोयंबटूर में है, या कटक में है। तो बच्चों, जो हमारा ये कृषि कच्चा माल के रूप में किसे प्रदान कर रहा है, तो ये आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ जाना चाहिए कि कृषि में के क्षेत्र में जो उगाया जा रहा है, कपास है, गन्ना है, तेल के बीज हैं, बिल्कुल ये सारे के सारे क्या हैं, कच्चे माल हैं। और जो केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है, चलिए इसके उत्तर के लिए हम लोग उत्तर की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा उत्तर है कृषि में कच्चा माल कौन है, तो सारे के सारे क्या हैं, कच्चे माल हैं। और केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है, कटक में है। ये आपको बहुत अच्छे से याद करना है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2017 में भारत में निम्नलिखित दृष्टिकोण को अपनाया गया। क्या 5 वर्ष के दृष्टिकोण को अपनाया गया, 10 वर्ष के, 15 वर्ष के, या 20 वर्ष के? और भारतीय योजना के वास्तुकार के रूप में किसे जाना जाता है, जवाहरलाल नेहरू को, डॉक्टर BR अम्बेडकर को, PC महालनोबिस को, या सरदार वल्लभ भाई पटेल को? तो चलिए बच्चों, हम लोग पहले प्रश्न पे आते हैं। 2017 किसकी बातें हो रही हैं, 2017। बच्चों, मैंने आपको बताया था कि हमारे देश में 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग को लाया गया। और नीति आयोग यानी नीति आयोग कार्य कैसे कर रही है और कब से प्रारंभ, 2015 में इसे एक्सेप्ट तो किया गया, लेकिन आपको अच्छी तरह से याद है कि 2012 से 17 के बीच कौन थी, हमारी 12वीं पंचवर्षीय योजना। तो हमारी जो स्ट्रैटेजी बनी नीति आयोग के अंतर्गत, वो कितने वर्षों की बनाई जाती है, यही हमारा प्रश्न है। और अगला प्रश्न है कि ये जो योजना आयोग काम बनाया गया, उसके वास्तुकार कौन है? चलिए उत्तर की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा उत्तर है कि वर्ष 2017 में जो अपनाया गया वो दृष्टिकोण था 15 वर्षों का, यानी जो स्ट्रैटेजी पहले 5 वर्षों के लिए बन रही है, वो कितने वर्षों की बनती है, 15, और फिर उस पर अलग अलग तरीके से काम किया जाता है। और भारतीय योजना के वास्तुकार कौन कहे जाते हैं, PC महालनोबिस। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, 1955 में ग्राम एवं लघु उद्योगों के लिए एक समिति बनाई गई, यानी लघु उद्योग जो आए थे, लघु उद्योगों पे जो काम किया गया था, तो इसे काम करने को प्रोत्साहित करने के लिए उसके अंदर क्या क्या किया जा सकता है, किस समिति का गठन किया गया? नरसिम्हन समिति, कार्वे समिति, बैसल समिति, या रंगराजन समिति? अगला, कृषि उपज का वह भाग जिसे किसान अपनी घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद वास्तव में बाजार में बेचता है, क्या कहलाता है? अब बच्चों देखिए, ये प्रश्न कह रहा है कि कृषक क्या करते हैं, अनाज उगाते हैं या अपने उत्पाद को उगा रहे हैं, उपज को उगा रहे हैं, और उसे अपनी घरेलू आवश्यकताओं के बाद जो उसके पास बच रहा है, अधिशेष जो है, सरप्लस जो है, उसे वो क्या करेंगे? तो ऑप्शन की ओर देखते हैं, लाभदायक है उसके लिए, विपणन है, या लागत है? तो चलिए उत्तर की ओर बढ़े। तो पहले 1955 में लघु एवं कुटीर उद्योगों के लिए जो समिति बनाई गई, वो बनाई गई कार्य समिति, जो अति महत्वपूर्ण है। आपको इन समितियों का या कहाँ कौन संस्थान स्थापित हैं, ये सारे के जो डेटाबेस क्वेश्चंस हैं, जो डेट वाइज हैं या फिर नेम वाइज हैं, ये इसे आपको बहुत अच्छे से याद करना है। तो हमारा उत्तर रहा कार्य समिति। अब यहाँ कृषक जो उपज कर रहे हैं, जो अपनी आवश्यकताओं को पूरा के बाद जो बेचने के लिए जा रहे हैं, उसे हम क्या कर रहे हैं, विपणन अधिशेष। चलिए अगला प्रश्न, अंतर्मुखी व्यापार रणनीति का उद्देश्य क्या है? बच्चों, ये प्रश्न को पढ़ते के साथ आपके पास
आपके दिमाग में एक बात दौड़ने लगी होगी कि मैंने आपको व्यापार रणनीति समझाया, और व्यापार रणनीति में समझाया कि हमारे जो देश के अंतर्गत जो रणनीतियाँ अपनाई गई वो क्या थी, एक अंतर्मुखी व्यापार रणनीति थी, आयात प्रतिस्थापन थी। तो अब आपके दिमाग पे थोड़ी सी जोर दीजिए कि वो क्या थी। आप पढ़िए ऑप्शन को, मैं अगले प्रश्न को पढ़ती हूँ। निम्नलिखित में से कौन लघु उद्योगों की विशिष्ट विशेषता है? लघु उद्योग। अब देखिए आपके ऑप्शन में क्या दे दिया गया, SSI श्रम संगठन। अब आपको यहाँ थोड़ी सी कंफ्यूजन, क्योंकि प्रश्नों को थोड़ा कंफ्यूज करके पूछा जाता है ताकि बच्चों के जो दिमाग में मतलब वो उसकी सोच कितनी ऊपर है उसकी जांच के लिए कार्य किया जाता है। तो SSI आपको कंफ्यूज नहीं होना है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, इसी का शॉर्ट फॉर्म है। तो ये श्रम गहन होता है, या ये अधिक लचीलापन होता है, या पूंजी प्रधान होता है, या फिर ये एक और दो यानी कि श्रम गहन होता है और लचीलापन होता है। तो चलिए उत्तर की ओर बढ़ते हैं। हमारा उत्तर है अंतर्मुखी व्यापार रणनीति। अब बच्चों आपने जरूर अपने दिमाग में जोर डाल दिया होगा। तो हमारा अंतर्मुखी व्यापार रणनीति क्या था कि हमें घरेलू उद्योगों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा से बचाना था, क्योंकि हम अपने देश में उत्पाद को बढ़ाना चाह रहे थे ताकि हमें दूसरे देशों पर निर्भरता ना हो और दूसरा कोई देश आके कोई कंपटीशन यहाँ ना करे। और लघु उद्योगों की स्थापना क्यों की गई थी? क्योंकि हमारे देश में बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना एक काफ़ी अच्छे जगहों में हो रही थी, लेकिन जो पिछड़े क्षेत्र थे या फिर बहुत सारे जो छोटे लोग मिलकर भी कार्य कर सकते थे, इस पे ध्यान दिया गया। और इस प्रकार इसकी विशेषता क्या रही कि ये श्रम गहन रही और लचीलापन रही, पूंजी प्रधान तो ये रही ही नहीं। इसलिए हमारा उत्तर हुआ 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न बच्चों, हमारे पास प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वस्तु का आज़ादी से पहले निर्यात नहीं किया जाता था? निर्यात की बातें हो रही हैं बच्चों, ध्यान से आप पढ़िए इसके ऑप्शन को। क्या है? सूती वस्त्र, चाय, जूट या इंजीनियरिंग सामान। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की उल्लेखनीय निर्यात श्रेणी में आते हैं? यानी किसकी निर्यात सबसे अधिक कर रहे थे? रत्न आभूषण की, कृषि उत्पाद की, रेडीमेड कपड़ों की या कॉफ़ी की? तो चलिए हम लोग पहले प्रश्न की ओर आते हैं। तो आज़ादी से पहले हम निर्यात नहीं करते थे, तो किस पे नहीं करेंगे? कब सबसे ज़्यादा? क्योंकि यहाँ बातें सबकी, हम सारे ऑप्शन पे काम करेंगे। तो सूती वस्त्र क्या हम निर्यात कर रहे थे? नहीं, ये हमारे पास आ रहा था, हम आयात करते थे। हमारा देश क्या कर रहा था? कच्चे माल को देता था और वहाँ से आते थे। चाय के भी निर्यात में हम उतने सक्षम नहीं थे और जूट में भी नहीं थे। यानी लेकिन यहाँ प्रश्न है कि निर्यात बिल्कुल नहीं किया जा रहा था, तो ये था इंजीनियरिंग सामान। हमारे देश में इतनी डेवलपमेंट नहीं थी कि हम इंजीनियरिंग सामान का क्या कर सकें? निर्यात कर सकें। और जो निर्यात श्रेणी में जो अगला प्रश्न है कि वो सबसे ऊपर कौन था, तो बच्चों आपको अच्छी तरह से याद होगा, मैंने कक्षा में आप लोगों को इसके बारे में चर्चा की थी। तो कौन थे? रत्न और आभूषण। तो उत्तर को आप देखें तो हमारा उत्तर स्पष्ट है कि कौन था? तो इंजीनियरिंग सामान था। और किसकी निर्यात श्रेणी में सबसे आगे हो रहे थे? वो थे, क्या थे? रत्न और आभूषण। क्यों? आपको थोड़ी सा ऑप्शन भी पढ़ने हैं। कृषि उत्पाद, कृषि उत्पाद तो हमारे यहाँ इतना ही हो रहा था कि हम किसी तरह खा रहे थे। रेडीमेड कपड़े, कॉफ़ी नहीं, इसमें सबसे आगे कौन होंगे? रत्न और आभूषण। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है? और इसके अंतर्गत आ रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त अरब अमीरात और चीन। बच्चों प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे, आपको पढ़ने के समय सावधानी बरतनी है। यहाँ कह रहा है व्यापारिक भागीदार है, था नहीं, है। तो आप लोग को ये पता होना चाहिए कि सबसे अच्छा जो संबंध या व्यापारिक भागीदारी हो रही है वो किसके साथ हो रही है। आप लोग थोड़ा विचार करें। मैं अगला प्रश्न पढ़ रही हूँ। हम जिस प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात और आयात करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो सिंपल वे में आप कहेंगे कि निर्यात और आयात क्या कह रहे हैं? व्यापार कहे जा रहे हैं। परंतु हमारे ऑप्शन क्या है? देखिए हमारे ऑप्शन कह रहा है कि क्या वो व्यापार की संरचना है, या वो व्यापार की दिशा है, या व्यापार का संतुलन है, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों निर्यात और आयात यानी बाहर गए अंदर आए, इसका तात्पर्य एक तरह से हम लोग ले सकते हैं, या हम क्या कर रहे हैं? डायरेक्शन पे वर्क कर रहे हैं। किस पे वर्क कर रहे हैं? डायरेक्शन पे। इसलिए चलिए उत्तर की ओर बढ़ें।
तो पहले प्रश्न को आपने थोड़ा सोचा तो आप पाएंगे उत्तर कि भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका। और जो आयात निर्यात कर रहे हैं वो क्या है, व्यापार की दिशा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस उद्योगों को 1991 में पहले सूर्योदय के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाएगा। 1991 में सूर्योदय यानी सनराइज कर रहा है, वो ऊपर बढ़ रहा है, डेवलपमेंट की ओर जा रहा है। ऑप्शन खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, या ये दोनों उद्योग, या इनमें से कोई नहीं। अगला है, निम्नलिखित में से व्यापार सुरक्षा का कौन सा साधन सीधे तौर पर घरेलू अर्थव्यवस्था में वस्तु की कीमत को बढ़ाता है। क्या वो आयात शुल्क बढ़ाता है, क्या वो निर्यात सब्सिडी बढ़ाता है, क्या वो आयात प्रतिस्थापन को बढ़ाता है, या आयात उदारीकरण को बढ़ाता है। तो बच्चों हमें अपने दिमाग में थोड़ी सी जोर डालनी है। चलिए उत्तर को देखते हैं पहले। तो हमारा उत्तर है कि जो सूर्योदय हो रहा था उद्योगों का, तो उसमें कौन आगे आए, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। क्यों, क्योंकि हमने इंडस्ट्री को, क्या हुआ, अब हम इंडस्ट्री पे वर्क कर रहे थे, हमारे नए नए पॉलिसीज आ रही थी, तो इसलिए कौन होगा, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। अब इस प्रश्न पे आते हैं कि व्यापार की सुरक्षा के लिए जो हम कौन सा काम कर रहे थे जो वस्तुओं की कीमत को बढ़ाता है। तो बच्चों मैंने आप लोगों से ये चर्चा करी थी कि जब हम किसी वस्तु को बाहर से मंगाते हैं और उस पर जब हाई टैक्स लगेगा तो उसकी कीमत क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो इसलिए हमारा उत्तर क्या होगा, आयात शुल्क। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न है, भारत की सबसे अधिक आयात करने वाली श्रेणी की वस्तुएं क्या हैं। आयात करने की श्रेणी है, क्या पेट्रोलियम उत्पाद की करते हैं, इंजीनियरिंग उत्पाद की करते हैं, या कपड़ा की करते हैं, या इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद की करते हैं। अगला है, 8वीं पंचवर्षीय योजना की कार्यावधि क्या है। बच्चों आपको पंचवर्षीय योजना को बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखना है। कौन सी किस अवधि में चली थी, इसकी चर्चा हम लोगों ने कक्षाओं में किया है, तो आपको डेट याद रखने अति आवश्यक है। अब क्यों, क्योंकि ये आपके हर तरह के प्रतियोगी परीक्षाओं में ये आपकी सहायता करेंगे। तो चलिए उत्तर की ओर बढ़ते हैं। तो हमारे देश में सबसे अधिक आयात वाली जो श्रेणी है वो क्या होगी, हम कहाँ सबसे ज़्यादा किस पे डिपेंडेंसी हो रही है, अदर कंट्री पे, किस चीज़ पे। तो ये हमारा उत्तर है पेट्रोलियम उत्पाद। हमें कहाँ निर्भर होना, किस पे निर्भर कर रहे हैं, तो पेट्रोलियम उत्पाद पर। और 8वीं पंचवर्षीय योजना की कार्यावधि क्या है, 1 अप्रैल 1992 से 31 मार्च 1997। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाबार्ड की स्थापना कब हुई। बच्चों आप सभी को याद होगा नाबार्ड। नाबार्ड क्या है, नाबार्ड क्या है, नाबार्ड कृषि के विकास के लिए बैंक की स्थापना की गई। स्पेशली बैंक कृषि के लिए स्थापना की गई कि ये हर तरह की सुविधाएं कृषि के विकास को करे, और इसके लिए क्या करना था, कार्य करना था। तो यानी कृषि के क्षेत्र के लिए जो सबसे बड़े बैंक की स्थापना की गई वो कौन सी बैंक थी, नाबार्ड। तो वो कब की गई, थोड़े अपने दिमाग पे जोर डालें। प्रश्न है हमारा अगला, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में कृषि क्षेत्र में नई कृषि नीति के तहत एक संस्थागत सुधार थी। देखिए बच्चों अब वर्ड क्या आ गया, संस्थागत सुधार। अब आपको अच्छी तरह से याद होगा कि हमने जो कृषि की सुधार की थी उसके अंतर्गत कौन कौन से आयत सुधार किए गए थे, तकनीकी सुधार किए गए थे, संस्थागत सुधार किए गए थे, और सामान्य सुधार किए गए थे। तो जो हमारा प्रश्न है आज का, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है, उसमें किस सुधार की बातें हो रही हैं, संस्थागत सुधार। तो बच्चों आपके दिमाग में हो जाना चाहिए कि संस्थागत सुधार के अंतर्गत कौन आता है। तो ऑप्शन क्या है, किराए का विनियमन, होल्डिंग का समीकरण, भूमि जोत पर सीमा, या रासायनिक खाद का उपयोग। तो चलिए बच्चों हम लोग इसके उत्तर की ओर बढ़ते हैं। तो नाबार्ड की स्थापना कब की गई, 1982। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसका उत्तर आपको याद रखना है। और जो संस्थागत सुधार की बात हुई, तो बच्चों संस्थागत सुधार का दूसरा नाम हम लोग कहते हैं भूमि सुधार। तो संस्थागत सुधार के अंतर्गत इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन जाएगा, भूमि जोत पर जो सीमा निर्धारित की गई उसे क्या कहेंगे, संस्थागत सुधार। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। इंडस्ट्रियल लाइसेंस कौन देता है। क्या ये उद्योग मंत्री देते हैं, क्या ये वित्त मंत्री देते हैं,
या योजना आयोग देती हैं या डायरेक्टर जनरल ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट देते हैं? ये आपका प्रश्न जो है ये आपके इकोनॉमिक्स क्षेत्र या किसी प्रतियोगिता क्षेत्र, जिस क्षेत्र में आप जा रहे हैं, ये आपको बहुत बड़ी सहायता पहुंचाएंगे। इसलिए थोड़ा इस पे जोर दें और सोचें कि ये कौन देते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि अनुसंधान एवं विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी? भारतीय कृषि अनुसंधान एवं विकास परिषद। तो बच्चों चलिए उत्तर की ओर बढ़ते हैं। तो हमारे इंडस्ट्रियल लाइसेंस कौन देते हैं? बच्चों आपको यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है कि इंडस्ट्रियल है तो फाइनेंस से रिलेटेड होंगे, तो अधिकतर बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं और वित्त मंत्री सोच लेते हैं। ऐसा नहीं है। ये कौन देते हैं? डायरेक्टर जनरल ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट की ओर से। और भारतीय कृषि अनुसंधान एवं विकास परिषद की स्थापना कब की गई? तो 1929 में की गई। हमारा अगला प्रश्न है, एग मार्क का संबंध किससे है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। अब आप लोग हमेशा पढ़ते होंगे कहीं एग मार्क लिखा हुआ है, कहीं ISI मार्क है। ये ऐसे मार्क दिए जाते हैं, ये क्यों दिए जाते हैं? ये जिस वस्तु के उत्पाद या वस्तु के लिए लगाया जाता है, ये बताता है, उसकी क्वालिटी की माप की जाती है उसके द्वारा। तो ये क्या औद्योगिक उत्पाद के लिए दिया जाता है, क्या ये सेवा क्षेत्र के लिए दिया जाता है, या कृषि उत्पाद के लिए जाता है, या अंडे के उत्पादन के लिए? तो आप थोड़ा सोचिए, तब तक हम लोग अगले प्रश्न में आते हैं। भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर में 3 इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए और इसकी स्थापना कब हुई? तो बच्चों हमारे पास जो ऑप्शन है वो है पहली योजना, दूसरी योजना, तीसरी योजना, चौथी योजना। अब आपको अपने दिमाग पे थोड़ा सा जोर देना है कि योजनाओं की जैसे बात होगी तो आपको ये स्ट्रैटेजी याद रखना है कि हमने पहली पंचवर्षीय योजना में किस पे सबसे अधिक ध्यान दिया था? कृषि पर दिया था। और दूसरी पंचवर्षीय योजना पे किस पे दिया था? उद्योग पे दिया था। तो मुझे लगता है कि शायद आप उत्तर के करीब होंगे। तो चलिए उत्तर की ओर बढ़ते हैं। तो एग मार्क का संबंध होता है कृषि उत्पादों से, जो कृषि के उत्पाद किए जाते हैं उससे किया जाता है। अगला है कि मैंने आपको एक क्लू दिया, मैंने कहा कि हम लोगों ने क्या किया था, हमारी पंचवर्षीय योजना ने क्या किया था, दूसरी पंचवर्षीय योजना पे सबसे अधिक जो फोकस किया गया था वो कहाँ किया गया था? उद्योगों पे। तो ये जो भिलाई, राउरकेला या दुर्गापुर, ये क्या है? उद्योग हैं, इस्पात उद्योग। तो यानी हमने अपना उत्तर पा लिया और हमारा उत्तर है दूसरी पंचवर्षीय योजना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण एवं विकास बैंक, ये क्या है? बच्चों अभी तुरंत हम लोगों ने इससे पहले एक प्रश्न को किया, नाबार्ड, वो क्या था? पता है आप लोगों को? जी हाँ, ये नाबार्ड यही है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, नेशनल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक, उसी का शॉर्ट फॉर्म हम लोग कहते हैं नाबार्ड। तो ये क्या है? क्या ये एक वाणिज्यिक बैंक है, क्या ये एक सहकारी बैंक है, या ग्रामीण और कृषि ऋण के लिए एक शीर्ष बैंक की स्थापना की गई, या फिर ये भारतीय स्टेट बैंक की सहायक कंपनी है? तो जब मैंने इसके नाम को पढ़ा तो मुझे लगता है आप उत्तर के करीब होंगे। और अगला प्रश्न है, नीली क्रांति का संबंध किससे है? नीली क्रांति, बच्चों मैंने आप लोगों को हरित क्रांति के साथ साथ जितने कलरफुल क्रांतियां हुई थी उसकी चर्चा की है। तो नीली का संबंध किससे है? मैंने आपको कक्षा में हर कलर की जो क्रांतियां आई उसके बीच के जो रिलेशन है उसको समझाया था। तो आपको अपने दिमाग पे जोर देना है कि यह है क्या। चलिए उत्तर की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा उत्तर पहले का, मैंने क्या कहा? नाबार्ड, नेशनल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक नाबार्ड, जिसकी स्थापना कब हुई? 1982। और मैंने अभी ही चर्चा करी थी कि कृषि के लिए सबसे ऊपर की श्रेणी में कौन से बैंक को रखा गया? नाबार्ड को। तो इसलिए हमारा उत्तर जो होगा वो है ग्रामीण और कृषि ऋण के लिए एक शीर्ष बैंक की स्थापना की गई। अब आते हैं क्रांति की ओर, कलरफुल। कौन सी क्रांति की बातें हो रही है? नीली यानी ब्लू। क्या आलू का रंग नीला होता है? क्या दूध का रंग नीला होता है? या अंडा नीला होता है क्या? तो आप कहेंगे कि मैम मछली का भी रंग तो नीला नहीं होता है।
जबकि हमारा उत्तर मछली आ रहा है। तो बच्चों, मछली का रंग तो नीला नहीं होता है, लेकिन मछलियां जो कहाँ रहती हैं, पानी में रहती है। तो मछली के उत्पादन के लिए जो क्रांति लाई गई उसे ही हम क्या कहें, नीली क्रांति। तो बच्चों, इस प्रकार हमने क्या देखा, इस प्रकार हमने बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर को पाया। वो जो भी थोड़ी सी चीज़ें पीछे रह गई थी वो सब हमने क्या किया, फिर से एक रिवीजन मोड में चले गए। तो इस प्रकार बच्चों, हमने इस अध्याय में, ये जो अध्याय हमारा था भारतीय अर्थव्यवस्था 1950 से 1990, इसके अंतर हमने बहुत सारी चीज़ों को जाना कि जो हमारी अर्थव्यवस्था जो आज़ादी के बाद किन किन परिस्थितियों से गुजरी, उसके लिए क्या क्या कार्य किया गया और ये कार्य किन किन क्षेत्रों पे किया गया और उसमें हमने कितनी सफलता हासिल की। इन सभी चीज़ों की चर्चा की गई और इसी के द्वारा हम जाने कि हमारा देश जो आज हम विकास की इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, उसे प्राप्त करना इतना आसान नहीं था। हमारे देश में योजना आयोग आया। योजना आयोग ने बहुत ही मेहनत से देश के लिए रणनीति बनाई और हर एक क्षेत्र के लिए बनाई। और फिर जब आगे ज़रूरत पड़ी तो फिर नई नीतियाँ आई और उस नई नीति में क्या आई, नीति आयोग। और आप लोगों को ये जानना है कि नीति आयोग जो है उसे क्या कहा जाता है, थिंक टैंक। ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपसे पूछा जाएगा कि हमारे देश का थिंक टैंक किसे कहा जाता है, तो कौन कहा जाता है, नीति आयोग। क्यों? क्योंकि वो काम करता है, सोच रहा है किसके लिए, हमारे देश के डेवलपमेंट के लिए। तो इसी प्रकार बच्चों, हमने अपने इस अध्याय को समाप्त किया। आगे का जो अध्याय होगा वो भारतीय अर्थव्यवस्था में है कि हमने कितनी औद्योगिक नीतियां अपनाई थी। तो बच्चों, मैंने बताया था 3 थी, 1948, 1956 और अगली कौन थी, 1991। तो इसकी चर्चा हम लोग अपने अगले कक्षा में करेंगे और इसको और जानेंगे कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए 1991 में जो नई नीति, आपको ये जानकर अच्छा लगेगा कि इस नीति को हम लोग एलपीजी नीति कहते हैं। एलपीजी पॉलिसी क्या था ये, इसे उदारीकरण के नाम से जानते हैं। तो ये मैं सब आपके बीच छोड़ के जा रही हूँ, थोड़ा पता करिए ये क्या था, थोड़ी सी खोज खुद से करिए। फिर जब मैं आप लोगों से अगली कक्षा में मिलूंगी तो इसकी पूरी चर्चा करूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।